Hello learners, welcome back again on my YouTube channel। और CGPSC स्पोर्ट्स ऑफिसर 2019-20 का ये छठवां पार्ट है, जिसमें हम 51 से 60 क्वेश्चन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द विद आंसर। मैं हूं अमित वर्मा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो एंड द सेशन 51। Which is the largest muscle in human body? मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? A. deltoid, B. gluteus maximus, C. tricep और D. biceps। तो इसका सही आंसर आएगा B. gluteus maximus, जो हमारे नितंब के ऊपर में होता है, कूल्हे की मांसपेशी, उसे हम gluteus maximus बोलते हैं। ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। इस मांसपेशी को एंटी ग्रेविटी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट लगातार काम कर सकता है काफी लंबे समय तक के, ठीक है, कार्य करने में मदद करती है ये एंटी ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? कौन सा परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? ए. वेंट्रिकल, बी. डायफ्राम, सी. आर्ट्रियम, डी. आर्टरी। नीलय, डायफ्राम, आलिंद या धमनी, इनमें से कौन सा परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, वो है बी. डायफ्राम। स्तनधारी के वक्षीय छाती के उदर गुहाओं को अलग करने वाली गुबंद के आकार की ये मांसपेशियां जो होती है, मांसपेशी का आकार की झिल्ली में आकार होता है ये, ठीक है। ये डायफ्राम दिख रहा है जो फेफड़ों के नीचे दिख रहा है, इसे डायफ्राम कहा जाता है। यह श्वसन की एक प्रमुख पेशी है। इसमें यह श्वसन प्रक्रिया के लिए गैस के विनिमय अंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई रोल अदा नहीं करता है, लेकिन रेस्पिरेटरी के लिए ये काम आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ए. ट्रैकिया, बी. लंग्स, सी. लीवर, डी. नोज। तो इसका आंसर आएगा सी. लीवर। ये दिख रहा है, ये लीवर है, स्टमक के जस्ट ऊपर में रहता है, गॉल ब्लैडर को कवर किया हुआ। ये जो इसका पोजीशन जो रहता है वो कशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पे जो आपको रिब्स होते हैं, रिब्स केज होते हैं, उसमें पाया जाने वाला यह अंग मानव शरीर के विभिन्न पशुओं को जो रहता है, चाहे हम पशु की बात करें चाहे हम इंसान की बात करें, ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक का उत्पाद करता है। मनुष्य में यह पेट के दाहिने और ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम? कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? ए. न्यूरॉन, बी. स्पाइनल कॉर्ड, सी. सेरेबेलम, डी. लैरिंक्स। तो इसका सही आंसर आएगा डी. लैरिंक्स, स्वर यंत्र। ये आपका नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है। पिक्चर में देख सकते हैं, ये पूरा आपका लैरिंक्स का है, उसके अंतर्गत जितने भी ये पार्ट्स हैं उसके। तो स्वर यंत्र को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, जो सामान्यतः ध्वनि उत्पन्न करने का व भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकने के लिए कार्य करता है। यह गर्दन के शीर्ष, ठीक है, जहाँ गर्दन स्टार्ट होता है वहां पर शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से अवयवों के बीच में आयतन में बदलाव करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल इन 110 मीटर हर्डल रेस फॉर मैन? पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की
ऊंचाई क्या होती है। 0.910 मीटर, 0.940 मीटर, 0.980 मीटर और 1.067 मीटर। ठीक है, पुरुषों में ही 110 मीटर का बाधा होता है, महिलाओं का 100 मीटर का बाधा दौड़ होता है। तो इसे पूछ रहे हैं कि आपके पुरुषों के 110 मीटर में बाधा दौड़ होता है, उसकी जो बाधा जो रखते हैं, हर्डल्स जो रहता है, उसका हाइट क्या होता है। इसका सही ऑप्शन है डी, 1.067 मीटर। ठीक है, मैं इवेंट वाइज थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। आप उसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इवेंट जैसे 110 मीटर का हर्डल रेस है, इसकी हाइट आपको मालूम चल गया 1.067 मीटर होता है। वो 110 मीटर के स्ट्रेट जो बाधा दौड़ के लिए प्लेस किया जाता है, इसमें 10 हर्डल होते हैं। उन 10 की जो डिस्टेंस रहती है आपस में, और स्टार्टिंग से लेके पहला और लास्ट से लेके फिनिशिंग का, उसका देख लेते हैं। स्टार्टिंग टू फर्स्ट जो हर्डल होता है 110 मीटर के हर्डल रेस में, वो रहता है 13.72 मीटर के डिस्टेंस में। पहला जो स्टार्टिंग हर्डल रखते हैं वो स्टार्टिंग लाइन से इतने डिस्टेंस में होता है। फिर हर एक हर्डल जो रहते हैं आपस में कितने डिस्टेंस में होते हैं, 9.14 मीटर की डिस्टेंस में। लास्ट वाला जो रहता है वो जो हर्डल रहेगा वो 14.02 मीटर फिनिशिंग लाइन से डिस्टेंस में रहता है। ये दिख रहे हैं सारे 10 जो हर्डल रहते हैं, इनके आपस में बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 9.14 मीटर होती है। स्टार्टिंग से पहला हर्डल जो रहता है उसका डिस्टेंस जो रहता है वो रहता है 13.72 मीटर, और लास्ट जो रहता है और फिनिशिंग लाइन के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है 14.02। एग्जामिनेशन में हमको यही पूछा जाता है कि 110 मीटर में स्टार्टिंग हर्डल्स की या फिर उनके बीच की दूरी, या फिनिशिंग जो लास्ट हर्डल से लेके फिनिशिंग लाइन का डिस्टेंस क्या होती है, या इनका हाइट क्या रहता है, उनको पूछा जाता है। विमेंस में भी वैसे ही रहता है। इसमें भी 10 हर्डल रहेंगे। ठीक है, इनकी जो हाइट रहती है, हर्डल की ऊंचाई जो रहती है वो रहती है 0.84 मीटर, यानी कि 84 सेंटीमीटर की हाइट रहती है। और स्टार्टिंग से लेके पहला हर्डल जो प्लेस करते हैं वो 30 मीटर के डिस्टेंस में, यहाँ पे हम लोग 13.72 मीटर रखे थे। इनके आपस से बीच की जो दूरी रहती है वो रहती है 8.50 मीटर, और उसी प्रकार से लास्ट जो रहता है वो फिनिशिंग से रहता है 10.50 मीटर में। ठीक है, यहाँ पे 14.02 मीटर में था, यहाँ पे 10.50 मीटर में। ठीक है, इसी प्रकार से हर्डल रेस में वुमेन्स और मेंस दोनों का 400 मीटर का होता है। उसमें क्या रहता है, डिस्टेंस और हाइट वो देख लेते हैं। अगर हम पुरुषों के 400 मीटर के रेस की बात करते हैं तो उनके जो हर्डल की ऊंचाई जो रहेगी वो 0.914 मीटर होगी, और स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन में जो रहेगा उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो 45। फिर उनके बीच की जो दूरी रहेगी उनकी रहेगी 35, और लास्ट से फिनिशिंग जो रहेगा, फिनिशिंग लाइन, लास्ट हर्डल से फिनिशिंग लाइन का जो डिस्टेंस रहेगा वो 40 मीटर रहेगा। उसी प्रकार से महिलाओं के 400 मीटर के हर्डल के रेस के बारे में बात करें तो उनकी ऊंचाई जो रहती है हर्डल की वो 0.762 मीटर होता है, और स्टार्टिंग से फर्स्ट जो हर्डल रहता है, स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट, वो रहता है 45 सेंटीमीटर। सेम है दोनों का ही। ठीक है, इसमें सिर्फ हाइट का ही डिफरेंस रहता है। पुरुषों में 0.914 मीटर का हर्डल का हाइट रहेगा, और महिलाओं में 0.762 मीटर का हर्डल का हाइट रहेगा, और दोनों में ही स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक का जो प्लेसमेंट है और हर्डल के बीच की जो दूरी है वो बराबर रहती है, 45, 40 और 45, 35 और 40। 45 पहला वाला, फिर इनके बीच में आपस में 35 मीटर का डिस्टेंस रहता है, फिर लास्ट वाले हर्डल से लेके फिनिशिंग का 40 मीटर रहता है। ठीक है, इस पिक्चर में और कुछ रिकॉर्ड्स हैं और कुछ जानकारी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1830 में हर्डल इवॉल्व इन यूके फ्रॉम वुडन बैरियर्स प्लेस्ड ऑन 100 यार्ड ट्रैक। 1830 में ऐसा किया जाता था। फिर 1896 में जब फर्स्ट ओलंपिक हुआ था तब 110 मीटर का रेस किया गया था हर्डल के लिए। 1961 में वुमेन्स का स्टार्ट किया गया था 100 मीटर डिस्टेंस इंट्रोड्यूस
रिप्लेसिंग 80 मीटर हर्डल्स रन सिंस 1926। जो 1926 में 80 मीटर का हर्डल रेस महिलाओं के लिए किया जा रहा था, उसको बदलकर 1961 में 100 मीटर का हर्डल रेस किया गया था और ये सारे नियम वहाँ पे एडजस्ट किए गए। ठीक है, 100 मीटर में कितने प्लेस करना है, कहाँ पे और कितना हाइट का रहेगा, वो सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 56 क्वेश्चन। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं है? ए यकृत, बी थाइमस, सी मेडुला, डी अग्नाशय। ए लीवर, थाइमस, मेडुला एंड पैंक्रियास। तो इसका सही आंसर है मेडुला, सी ऑप्शन। मेडुला ऑब्लांगेटा या सामान्य रूप से मेडुला जो है वो मस्तिष्क के साथ में जुड़ा हुआ एक तने के आकार का मांसपेशी हिस्सा होता है, तो उस तरह से दिखाई देता है। यह शंकु के आकार का न्यूरॉन मांसपेशी है जो अनैच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। अनैच्छिक कार्य जैसे हमें उल्टी आना या छींक आना, ये हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ये अपने आप होता है। तो ये मेडुला जो रहता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI? BMI का पूरा रूप क्या है? बॉडी मैन इंडेक्स, बी बॉडी मेजर इंडेक्स, सी बॉडी मास इंडेक्स, डी बॉडी मैप इंडेक्स। तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स या BMI का उपयोग किसी भी व्यक्ति के वजन और मोटापे के मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन की ही आवश्यकता होती है या चिकित्सकों और आम जनता के लिए बहुत ही सस्ती और आसान तरीके से ज्ञात की जाने वाली एक मेथड है। साधारण रूप से BMI का उपयोग शरीर के मोटापे की स्क्रीनिंग के टूल के रूप में किया जाता है, न कि नैदानिकी रूप में। ठीक है, इसके मूल्यांकन के लिए किसी भी व्यक्ति के वजन किलोग्राम में और उसकी लंबाई जो होती है वो मीटर में आवश्यकता होती है। फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के अनुसार अब सामान्य रूप से पारंपरिक ऊंचाई या वजन चार्ट के बजाय BMI के अनुसार किसी व्यक्ति के सामान्य वजन, अधिक वजन या मोटापा को आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। किसी महिला के लिए अधिक वजन वाली तब माना जाएगा जब उसका BMI स्कोर, जो फॉर्मूला से हम निकालने वाले हैं, उसका स्कोर अगर 27.3 या उससे अधिक आता है और पुरुषों के लिए 27.8 से अधिक आएगा तो वो अधिक वजन वाले माने जाएंगे। इसी प्रकार मोटापा तब माना जाता है जब BMI का स्कोर 30 होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है इसका? वेट इन kg। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, भार हमको kg में चाहिए और हाइट जो है मीटर में चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? किसी भी व्यक्ति का वेट इन kg डिवाइड करना है हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई 86 किलो का व्यक्ति है और उसकी हाइट है 174, तो 174 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करके उसका वेट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो BMI टेबल फॉर एडल्ट, इसको नोट कर सकते हैं आप या फिर सुन के समझिएगा कि कैटेगरी कैसे उसको डिवाइड करता है। एडल्ट के लिए अगर आप BMI स्कोर इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो वो नॉर्मल है, ओवरवेट है या फिर ओबेस है, उसको आप इस उससे देख सकते हैं। जैसे कैटेगरी मान लो नॉर्मल है, अगर उसका स्कोर निकालने के बाद में नॉर्मल रेंज आपका बता रहा हूँ, BMI रेंज जो है 18.5 से 25 के बीच में अगर स्कोर आता है तो वो नॉर्मल कहलाएगा। ओवरवेट कब कहलाएगा? आपका एडल्ट जो है 25 to 30 के स्कोर में आता है। ओबेस क्लास 1 मोटापे के दशा में या उसका भाग 1 है, 30 से 35 में अगर उसका स्कोर आता है तो वो ओबेस क्लास 1 कहलाएगा। ओबेस क्लास 2 के लिए 35 से 40 का स्कोर अगर उसमें आता है तो वो यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, एजिलिटी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस। कौन सा कौशल संबंधी फिटनेस या घटक नहीं है? दक्षता, गति, नम्रता, संतुलन। तो इसका सही आंसर है कौशल संबंधी फिटनेस का घटक है नहीं है आपका नम्रता या फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कौशल संबंधी फिटनेस को समझने से पहले हमें फिटनेस शब्द को समझना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने फिटनेस को परिभाषित किया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्वस्थ रहने की जो स्थिति है, यदि हम इस परिभाषा यानी कि ये जो परिभाषा है शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्वस्थ रहने की स्थिति, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ रहने की स्थिति में जो रहते हैं, उसे ही ऑक्सफोर्ड ने बोला है कि ये फिटनेस है। यदि हम इस परिभाषा से फिटनेस को समझ पाए हैं तो फिटनेस का अर्थ अलग अलग श्रेणियों में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फिटनेस के घटक कितने प्रकार के हैं। पहला घटक जो है वो है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। ठीक है, इसको दो प्रकार से तोड़ा गया है। एक हम बात कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस और दूसरा है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। तो स्किल के लिए संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट स्किल संबंधी नहीं है, और मैं आपको दोनों कंपोनेंट बता दे रहा हूँ कि फिटनेस में घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस में पहला है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, दूसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस, तीसरा है स्ट्रेंथ, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी और पांचवा है बॉडी कंपोजिशन। अब दूसरा है जो स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स है, उसमें पहला है आपका पावर, दूसरा है स्पीड, तीसरा है एजिलिटी, चौथा है कोऑर्डिनेशन, पांचवा है बैलेंस और छठवा है रिएक्शन टाइम। ये 6 प्रकार के कौशल संबंधी फिटनेस है, जिसमें से फ्लेक्सिबिलिटी स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, विच इज नॉट अ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्ट सिलेक्शन। ऑप्शंस है ए ऑब्जेक्टिविटी, बी रिलायबिलिटी, सी वैलिडिटी, डी यूटिलिटी। कौन सा परीक्षण चयन का तकनीकी मानक नहीं है? ए उद्देश्यता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी उपयोगिता। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी यूटिलिटी, डी उपयोगिता नहीं है। ठीक है, किसी भी परीक्षण का चयन करने से पहले यह देखा जाता है कि किस उद्देश्य से इस परीक्षण का चुनाव किया जा रहा है, उस परीक्षण से प्राप्त होने वाले तथा उस परीक्षण में उपयोग की जाने वाली उपकरण की विश्वसनीयता क्या है, कितनी है, तथा उस परीक्षण की वैधता है या नहीं, ये भी देखा जाता है। इसलिए उपयोगिता किसी परीक्षण चयन की तकनीक का मानक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, विच इज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन। ए टाइम, बी यूटिलिटी, सी फंड, डी नॉर्म्स। कौन सा परीक्षण चयन का प्रायोगिक मानक नहीं है? ए समय, बी उपयोगिता, सी कोर्स, डी मानक। तो इसका सही आंसर आएगा डी नॉर्म्स या मानक। किसी भी परीक्षण को चयन करने से पहले प्रायोगिक मानक के रूप में हम उस परीक्षण में लगने वाले समय, पैसे और उस परीक्षण की उपयोगिता को देखते हैं, न कि उसके नॉर्म्स को। मानक एक मानदंड है जिसमें परीक्षण के बाद प्राप्त होने वाले परिणामों का तुलना किसी व्यक्ति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति उसके समान व्यक्ति, जैसे वो व्यक्ति जिसका हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे व्यक्तियों में से किस प्रकार भिन्न है या उसका प्रदर्शन बाकियों से कैसा रहा है। यद्यपि हम कह सकते हैं कि परीक्षण चयन का प्रयोग एक मानक की तुलना में समय, उपयोगिता और कोर्स को लेना ज्यादा सार्थक है, क्योंकि परीक्षण के बाद प्राप्त होने वाले परिणाम के लिए लगने वाले समय और कोर्स हमारे अनुकूल है या नहीं, तथा उस परीक्षण से प्राप्त होने वाले परिणाम हमारी उपयोगिता सिद्ध करती है कि नहीं, पहले देखना होगा। ठीक है, इस कारण से मानक या नॉर्म्स जो है वो परीक्षण के चयन का प्रायोगिक मानक नहीं है। तो ये रहे आपके 51 to 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपका 61 to 70 क्वेश्चन आज ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था।
कुछ आवश्यक काम घर में आ जाने के कारण से, इस कारण से 3 वीडियो मुझे आज डालना होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ डाउट है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।